महोदय ने अभी मेरे को यही कहा कि, तो मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको एक कोई आदेश ला करके दूंगा। हालांकि मैंने कई ग्रुपों में डाला है कि यदि किसी के पास में निरीक्षण का ऐसा कोई आदेश के ऑर्डर है तो मुझे दे दिया जाए। अभी नहीं मिला। सर के हैं आदेश? जी सर, तो मैं जानना चाहूंगा मुझे क्या करना चाहिए सर, अगर कोई मेरे को इसमें रास्ता दिया जाए। मैं वो आदेश लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ध्यान है कि मैंने ऐसा आदेश दिया था, मगर अभी 20,000 के ऊपर आदेश दिए थे, वो लोकेट करना मैंने ट्राई किया वर्ड सर्च से, मगर वो लोकेट नहीं हो पा रहा है। सर वो स्कूल का था, आपने, मुझे याद है, मैंने पढ़ा हुआ है। ये मुझे भी याद है कि स्कूल के बारे में था, मगर वो आदेश मैंने लोकेट करने की ट्राई की। मेरे 20,000 में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ मिल जाते हैं कुछ नहीं मिल जाते वर्ड सर्च पे। मतलब 20,000 तो नहीं पढ़ सकता हूँ। यदि और किसी के पास में भी ऐसा कोई आदेश हो तो मैं जरूर उस पे, क्योंकि वहाँ पे यही दिक्कत आ रही है कि मुझे आप ईमेल भेजिए, मैं वापस कोशिश करता हूँ। स्कूल्स का नहीं तो और कोई अगर इंस्पेक्शन का मिल जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। इंस्पेक्शन के आदेश हैं वैसे। मैंने बीच में सिर्फ यहीं का नहीं है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का बीच में मैंने देखता हूँ। मैं अगर आपको हुआ तो मैं अभी आपको भेज देता हूँ, क्योंकि मैंने एक अभी एक कमिश्नर हैं, उनको मैंने ये आदेश जो है वो कंफ्यूज है कि ये जानकारी, मतलब मैंने निरीक्षण के आदेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उसको क्लियर करने के लिए, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उन्होंने मेरे पास फोन किया था और मैंने उनको आदेश की प्रति भेजी थी। वो आदेश की प्रति मेरे पास एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ही आदेश है। मैं इसमें आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ 3-4 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू। अरुण दीक्षित जी, थोड़ा सा आप अपना अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, मैं कैलाश सोनोलिया कुछ बोल सकता हूँ सर? हेलो। हाँ कैलाश सोनोलिया जी पूछिए, स्वागत है आपका, बताएं। मैं ये पूछ रहा था सर कि मेरा राज्य सूचना आयोग में सेकंड अपील है जो 9 वर्षों से पेंडिंग है। मैंने 3 बार अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी दे दी उस पर। अन्य पीठ में स्थानांतरण की मांग भी 3 महीने पहले की है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? इसमें हेलो आत्मदीप साहब, आत्मदीप जी। हाँ आत्मदीप सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी। हेलो। हाँ सर, मैं कैलाश सोनोलिया बोल रहा था। हाँ सोनोलिया जी। सर मैं पूछ रहा था कि मैं 9 वर्षों से हमने आपका सवाल सुना। आपका ये अकेला ही नहीं है, आपकी और भी हैं ऐसी। सर अन्य पीठ में स्थानांतरण की बात भी तो स्वीकार की जा सकती है ना सर? ऐसी स्थिति में उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इसका व्यवहारिक समाधान तो ये है कि आप माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से और संबंधित सूचना आयुक्त महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका ध्यान आकर्षण करें कि ये बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसको आप प्राथमिकता से ले लें। अगर वहां समाधान हो जाता है तो ठीक, नहीं तो हाईकोर्ट जाने के अलावा आपके पास कोई वैधानिक विकल्प नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक और सवाल में ऐसे केसेस गए हैं जिसपे हाई कोर्ट, इसी तरह के कई केसेस गए हैं जिसपे हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि इसका आदेश प्राप्ति के 2 महीने में 3 महीने में इन अपीलों का निराकरण किया जाए, और वो नहीं करते तो फिर वो कंटेम्प्ट का केस बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हेलो। रत्नेश सेठिया, हाँ रत्नेश सेठिया जी रतलाम से। हाँ जी जी बताएं। दीजिए, एक आवेदन है माननीय आपके सब रजिस्ट्रार के यहाँ कुछ रजिस्ट्री की फोटोकॉपी मांगी थी, तो उसकी प्रमाणित प्रति भी मुझे दिसंबर 20 तक नहीं दी गई, 10 महीने तक नहीं दी गई। उसके बाद एक पत्र दे दिया गया है कि आपको 200 रुपये प्रति कॉपी और 100 रुपये स्टाम्प पर आवेदन करना पड़ेगा, और अभी तक मुझे उसकी कॉपी नहीं मिली।
सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोफोन को मुंह के पास आप लगा करके बात करेंगे तो और क्लियर आप आ जाएगी। माइक्रोफोन को मुंह के पास लगा ले। अच्छा वो जो ठीक है। हाँ हाँ मैंने हाँ, आप बोले आप। सब रजिस्टर मंसूर में आवेदन किया था, 5-6 रजिस्टर की फोटोकॉपी मांगी प्रमाणित प्रति की। तो फरवरी 2020 में आवेदन दिया था, दिसंबर 2020 तक मुझे कोई आवेदन नहीं दिया और कॉपी नहीं दी गई, बल्कि 200 रुपए पर कॉपी और रजिस्ट्री के हिसाब से मुझे मांगा गया। मैंने 30 दिन बाद कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, किंतु उन्हें 200 नहीं देने पर कोई कॉपी मुझे वापस नहीं दी। तो क्या 200 रुपए देना जरूरी है सेवा में? हमें उम्मीद है कि रत्नेश जी का प्रश्न सर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि सुन पाए हो तो क्या है कि आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही रत्नेश जी, पता नहीं कैसे वो आवाज कुछ गूंज सी रही है या क्या प्रॉब्लम है कुछ। तो मैं ईयरफोन ईयरफोन हटा के बात करें, ईयरफोन हटा के ये हाँ, बल्कि ईयरफोन आप हटा दीजिए, ईयरफोन हटा करके बात करिए। हाँ ईयरफोन हटा दिया मैंने। अब आ रही है सर आवाज? हेलो हेलो। अब आपकी आवाज बेहतर आ रही है, अब आपकी आवाज बेहतर आ रही है। कृपया पूरा कर लें प्रश्न। सर मैंने सब रजिस्टर मंदसौर में दिया था, 10 रजिस्टर की फोटोकॉपी मांगी थी। हेलो हेलो। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोले बोलते जाए। हाँ मैंने कॉपी मांगी थी रजिस्ट्रियों की, तो उसने मैंने जो वो उसके चार्ज के लिए उन्होंने जो मुझे 8 महीने बाद बल्कि 10 महीने बाद कहा है कि 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा के आवेदन कीजिए और 200 रुपए पर रजिस्ट्री जमा कीजिए, तब आपको प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाएगी। 10 महीने तो कोई जवाब नहीं दिया गया, ना कोई कॉपी दी गई है। मैंने उनसे बोला 30 दिन बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा, लगना चाहिए आरटीआई के तहत। तो नहीं, आरटीआई के अलावा मुझे हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ आप रत्नेश जी आप बोलिए। जयप्रकाश जी कृपया आप एक व्यक्ति को बोलने दें, आप लोग एक साथ ना बोले। हाँ रत्नेश जी पूरा करिए जी। हाँ सब रजिस्टर ज्ञान से मुझे अभी तक कोई कॉपी नहीं मिली है और 200 रुपए पर कॉपी और 100 रुपए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे फिर से आवेदन करने को बोला गया है। 10 महीने हो चुके हैं मुझे। उन्होंने एक लिख के दिया है कि आरटीआई के अलावा यदि अन्य किसी वो अधिनियम के तहत ऐसी सूचना के लिए प्रत्यक्ष से फीस का उपबंध है तो आवेदक को ऐसी राशि देना पड़ेगी। हाँ शायद रजिस्ट्री का नकल वगैरह का प्रावधान हो, वो राजस्व के क्या नियम है इस विषय में थोड़ा। तो फिर आरटीआई के अलावा भी ये पेमेंट देना पड़ेगा सर? इस विषय में श्री गांधी सर कृपया मार्गदर्शन करें और श्री राहुल सर। ये मेरे हिसाब से रूल्स पे डिपेंड करेगा आपके कौन से कहाँ पे आपने एप्लीकेशन किया था आरटीआई का। सब रजिस्ट्रार मंदसौर, मतलब कोर्ट में ना? हाँ नहीं, सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं ना सर, जहाँ रजिस्ट्री होती है मकानों की। आपको जो रेलेवेंट रूल्स लगते हैं वो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे हैं राज्यों के कि अगर से कोई पैसा फिक्स है तो वो देना पड़ेगा। आपके रूल्स क्या है ये मुझे पता नहीं है, आपके राज्य के रूल्स। जी उसने दिया है, कॉपी दी मुझे उसकी। मध्य प्रदेश में ना? हाँ जी। हाँ तो मध्य प्रदेश के रूल्स राहुल जी आत्मदीप को पता होंगे। महाराष्ट्र में ऐसा है कि अगर पहले से निश्चित किया था कोई प्राइस इंफॉर्मेशन देने का तो वो प्राइस लगेगा, ऐसा महाराष्ट्र का रूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है। सर ये बात उन्होंने 10 महीने तक नहीं बताई मुझे। नहीं वो तो गलत है। 10 महीने से चक्कर काटता रहा उनका, और 14 दिसंबर 2012 को मुझे लिख के दिया उन्होंने कि आपको 200 रुपए पर रजिस्ट्री और 100 रुपए स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। आप चक्कर क्यों काटते हैं? पहली अपील क्यों नहीं करते? हेलो से मिला सर,
उनने भी यही बताया है। हेलो, हमें 1 मिनट हाँ सर। वेट करिएगा। हाँ 1 सेकंड आप वेट करिएगा। मुझे लगता है कि रत्नेश जी आपके प्रश्न का जवाब ठीक है, वो उन्होंने शायद आरटीआई के कानून का उल्लंघन किया कि उन्होंने आपको ये जानकारी 30 दिन के अंदर नहीं बताई। जी लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें आपका एक जो नियम है रजिस्ट्री का जो नियम होगा, राजस्व का नियम होगा, उसके अंतर्गत उन्होंने आपको कहा है और वो रूल साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो उस बात को थोड़ा-सा आप कन्फर्म कर लीजिएगा। जी क्योंकि कई बार राजस्व के अपने अलग नकल के नियम होते हैं कि अलग-अलग दस्तावेजों के नकल के, क्योंकि 100 रुपए के स्टाम्प में जिस तरह से वो आपको बता रहे हैं करने के लिए, हाँ। तो निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई ऐसा नियम कायदा उनका होगा। थोड़ा आप कन्फर्म कर लीजिएगा। द्विवेदी जी मैं बोलूँ अगर आप बेनिफिट नहीं मिलेगा द्विवेदी जी, द्विवेदी जी मैं बता सकता हूँ, द्विवेदी जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं बोलूँ। हाँ महेंद्र गुप्ता जी बताइए। जी बताइए। सर ये जो रजिस्ट्री वाला मैटर है, जो रत्नेश जी बता रहे हैं कि मुझे स्टाम्प पर 100 रुपए दे के कागजात उपलब्ध लेना है, सर ये 2005 के पहले का एक्ट बना हुआ है राजस्व पंजीयक कार्यालय में, और 2005 से ये एक्ट लागू नहीं होता है। 2005 आरटीआई 2005 में बना है, इसलिए ये लोग क्या है सन 1948 के एक्ट को लागू करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। इसलिए इनसे एक आवेदन लगाइए कि जो आप एक्ट में जो जानकारी 100 रुपए के स्टाम्प के लिए दे रहे हैं, उस एक्ट के मुझे दिशा निर्देश दे दीजिए, तो ये सब इनको अकल आ जाएगी सर। क्योंकि ये सन 1948 का एक्ट देते हैं उसमें, और 1948 के बाद में 2005 में ये एक्ट लागू हुआ है आरटीआई, तो उसके अंतर्गत ये आता है कि आपको 2 रुपए पेंची देना है, पर ये 1948 वाले एक्ट का हवाला देते हैं। तो ठीक है। इस विषय में रत्नेश जी आप यदि अपील कर दिए हैं क्या? क्योंकि 10 महीने पहले मैं उनके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से मिला था, उन्होंने तो कोई अपील भी करे तो हम तो यही जवाब देंगे आपको, वो दे दिया इनने। तो रत्नेश जी मुझे उन्होंने तो आप इसमें अब इसकी द्वितीय अपील भी कर दीजिए, और आयोग के समक्ष जब बच जाएगी तो इसका निराकरण वैसे भी हो जाएगा। आप इसमें द्वितीय अपील जरूर कर दीजिए। हमारे बीच में डॉक्टर टीएन जोसेफ। हाँ नमस्कार सर जी बताइए। मैं डॉक्टर जौहर देहरादून से बोल रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ आपकी आवाज आ रही है जी। पूरा मेरे फादर इन लॉ 87 इयर्स के हैं। उनको हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तराखंड को कि इनका जमीन का नाप करना है। आफ्टर 28 years he got the verdict from the high court कि इनके जमीन का डिमार्केशन किया जाए। अब जो लेटर्स जा रहे हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो जब वो पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर तक पहुंचते हैं तो वो लिख देते हैं कि इसका नाप नहीं हो सकता। क्या आरटीआई के अंदर हम ये पता लगा सकते हैं क्या ये सूचना जो वो नाप नहीं कर रहे, हमें एक आख्या ही दे रहे हैं कि नाप तोल नहीं हो सकता, तो क्या आरटीआई के अंतर्गत ये क्या अनुरोध किया जा सकता है? जी हाँ, आप जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई की पूरी फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, हमने जैसे अभी क्या है हाई कोर्ट ने कहा है रजिस्ट्रार को कि इसको डिस्पोज कीजिए केस को, तो जो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड रहता है वो डीएम के पास रहता है। देखिए लैंड रेवेन्यू साहब के पास जो लेटर जा रहा है उसके बाद जो नीचे जाता है तहसील में, तो वो लोग लौटा देते हैं कि इसका नाप नहीं हो सकता। वो नाप नहीं कर रहे, डिमार्केशन नहीं कर रहे, एक आख्या दे देते हैं इसका नाप नहीं हो सकता। कंटेम्प्ट। तो आरटीआई के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? आरटीआई के वही मैं हम आपको बता रहे हैं। आपको हमने कहा कि आप पूरी की पूरी फाइल, जो फाइल एक मूवमेंट हुई होगी ना, आपने एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक फाइल ट्रेल बनी होगी उसकी, उसपे क्या क्या कार्रवाई हुई, जो कोरेस्पोंडेंस सर उससे हो रहा है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी डीएम को लिखता है, डीएम आगे नीचे भेज देता है एसडीएम को, जब तक वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास जाती है वो उसको टाल मटोल करके वापस कर देता है कि इसका नाप नहीं हो सकता। आपका विषय क्या है, आप क्या फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आरटीआई में जानकारी तो हो गई। एक डायरेक्शन दी थी कोर्ट ने कि इसको डिस्पोज कीजिए। अब जब तक प्लॉट का डिमार्केशन नहीं होगा। समझ गया डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि आपका जो विषय है ना, आप चाहते हैं कि आपका जो लैंड का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो आरटीआई के माध्यम से उसका पालन हो जाए। हाँ जी, हाँ वो जी। नहीं होता है। आरटीआई के माध्यम से सिर्फ आप एक पूरी की पूरी फाइल, जो भी फाइल है वो फाइल एक्सेस कर सकते हैं। वो तो एक्सेस हो गया, इसका मतलब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएं जब मतलब ऑफ कोर्स अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप सीधे उसमें 1 साल से ज्यादा हो गया है। सितंबर 18 में वर्डिक्ट आया था, अभी उन्होंने 2 साल लगा दिया, 2.5 साल। तो वो अच्छा है, वो और अच्छा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो फिर और ज्यादा बनेगा ना, जितना डिले करेंगे उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा।
तो एक टाइम बाउंड तो नहीं है कि 1 साल के अंदर कंटेम्प्ट किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि उनका फाइल ट्रेल दिख रहा है कि वो लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और वो आपको नहीं कर रहे, डिले कर रहे हैं। हाँ जी, वही हाँ मैं कह जी, रहा हूँ कि उन्होंने जो भी डिले किया हुआ है वो फाइल पे दिख रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी, आप वो उसको डॉक्यूमेंट तो सब इकट्ठे हो गए हमारे को। हाँ जी, हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा द्विवेदी जी कोई बात मैंने एक नहीं कि सवाल आप डाला है। कंटेंट आप बाद ठीक है, में ये आप ठीक है सर, फाइल चल रही है और आप उस पे कंटेंट लगाइए। सर ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसमें मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा कि इनको और ये पता लगाना लेना चाहिए कि उन्होंने रजिस्ट्रार को डीएम साहब ने कोई इम्प्लाइंट कॉपी तो नहीं भेज दी। मतलब अब जैसे ये जाएं और ऑलरेडी वहाँ रजिस्ट्रार का जो डिस्पोजल ऑर्डर है एक डीएम के, उन्होंने आदेश पारित करके और उसको कॉपी भेज दिया हो माननीय रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को। अगर वहां पर अगर इनका आदेश नहीं, वहां तो पहले ही नहीं से भेजा पहुंच है, गई उसकी लेकिन वो कॉपी, ये और कहते हैं हम लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको नहीं करेगा, आप टोटल सर्वे कीजिए। नहीं अब मेरे रजिस्ट्रार कहने क्या का टोटल मतलब सर्वे अगर करेगा? ऑथेंटिक है तो आप जाओ, नहीं आप कंटेम्प्ट में जाओ और आपकी भी डांट पड़े। तो हाँ ये जी, हाँ जी, मेरा ये मानना था जी। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्लियर आप कर लें कि वहां गया। अब ये अगर भेजा होगा तो देंगे आपको, अगर नहीं भेजा है, अगर आप कंटेंट फाइल कंफर्म करेंगे है। मेघराज जी, तो वो तो मतलब वैसे ही मेनली डिमार्केशन नहीं कर रहे वो, बस फाइल को दबा के बैठे वो हैं। लोग देखेंगे हाई कोर्ट में, वो तो देखेंगे, वो प्रोविजन देखेंगे कि वहाँ पे कोई अभी जवाब कितने मिलता है। मीटर पड़ी है? हाँ। वैसे बहुत सर कितने कोर्ट मीटर का में? ऑर्डर पे तो भेज देते हैं ये लोग। ऐसा नहीं होता है। हेलो कोर्ट के ऑर्डर पे हमने भी Thank- बहुत केसेस देखे हैं मेघराज जी। ये गलत फहमी है लोगों को कि कोर्ट के ऑर्डर का बड़ा पालन होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी हमने ऐसे ऑर्डर देखे हैं कि अधिकारी घुमा के रख देते हैं उसमें। हाँ जी सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, इट टुक 28 इयर्स, लेकिन अभी वो डिमार्केशन नहीं कर रहे। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हाँ, एक thank मिनट, you, sir. डॉक्टर जवाहर, thank you. जयप्रकाश जी अपना क्वेश्चन रखें। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी अपना प्रश्न रखें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, जयप्रकाश जी अनम्यूट कर लें। द्विवेदी जी मेरा एक निवेदन था। द्विवेदी जी महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। हेलो हेलो महेंद्र गुप्ता जी अभी हम आपको नहीं सुन पाए। जयप्रकाश जी बहुत देर से अपना प्रश्न रखना चाह रहे थे। हाँ बताइए जयप्रकाश जी, बताइए। सर मेरा एक प्रश्न था कि मैंने राजस्थान सरकार में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश जो कि 5/2/79 में जारी किया गया है, उसकी एक कॉपी मांगी थी। तो सर उसमें मेरे को ये बता रहे हैं कि साहब वो कॉपी उपलब्ध नहीं है, और यह कॉपी जो है वो उन्होंने इसके ऊपर एक डिसीजन लिया था सर मेरे प्रकरण में, और वो डिसीजन लिया था उन्होंने 13/5/2019 को। और मैंने उस पे वापस जो इसकी निर्देश की कॉपी जो है वो मैं 20/5/2019 से मांग रहा हूँ, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। और इस संबंध में मैंने 8 RTI लगाई है। उसमें ये बता रहे हैं कि साहब पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि ये निर्देश की जो प्रति है वो मिल नहीं रही है। दूसरे में बताया कि साहब ये अस्पष्ट, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक और सृजनात्मक है। और उसके बाद सर इन्होंने मुझे जब मैंने इनसे ये पूछा कि इस निर्देश की सर कितने प्रश्न हैं, तो वो बताते कि ये प्रश्नात्मक क्वेश्चन है। उसके बाद सर मैंने इनसे पूछा था कि सर इसकी सचिवालय में अभिलेखागार में भी इसकी एक प्रति होगी, तो उसमें से मुझे इसकी प्रति निकाल के दी जाए। तो बता रहे सर वहां से भी एक गुम हो चुकी है। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि सर अगर ये गुम हो चुकी है तो आप इसको FIR पुलिस में दर्ज करवाएं। लेकिन इन्होंने सर 7 महीने तक इसमें पुलिस में FIR दर्ज नहीं करवाई। उसके बाद सर मैंने फिर उनको कई पत्र लिखे, तो ये उन्होंने अपने 15 दिसंबर 2019 को इन्होंने एक खोज पत्र जारी किया। उसके बाद सर इन्होंने एक खोज पत्र और जारी किया है जो कि 2020 में जारी किया है, वो भी दिसंबर में। 18 महीने के बाद इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है अपने जयपुर में, लेकिन उसकी सर FIR की प्रति भी नहीं दे रहे। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन जो मांगी थी क्या थी इन्फॉर्मेशन? सर मैंने एक राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश की प्रति मांगी थी। मतलब क्या निर्देश था? मतलब आपका पर्सनल उसमें, मतलब क्या पर्सनली आप उसमें
सर ऐसा है कि सर एक मेरी भूमि से संबंधित भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण था जो कि अपने 69 से लंबित है। उसमें मेरे जो भूमि जो हमें आवंटित हुई थी उसका दोहरा आवंटन हो गया था। तो सर मैंने उनको कहा कि सब दोहरा आवंटन हो गया है तो उसकी जगह मुझे अल्टरनेटिव आवंटन किया जाए, और जो भूमि जो अलॉट हुई है वो राष्ट्रपति के आदेश से हुई है। ओके। कस्टोडियल लैंड है सर, ये मैं आपको बता दूं, हम पाकिस्तान से जो विस्थापित लोग आए थे तो उनको भूमि आवंटन करने के लिए सन 1954 में एक कानून बना था, और उसमें राष्ट्रपति जी की जो भी भूमि थी उस समय में 1954 में, तो सर उस समय जो भूमि थी तो वो पाकिस्तान से जो भी सिंधी आए थे हिंदुस्तान के अंदर तो उनको अपने 1954 में कानून बना के उनको भूमियां दी गई थी अलग अलग स्थानों में। उसमें सर हमें भी भूमि का आवंटन हुआ था, और उस आवंटन भूमि में से सर 33 बीघा का लगभग दोहरा आवंटन हो गया था, जिसके संबंध में मैं मेरे दादी जी ने मेरे पिताजी ने करते रहे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अंत में मुझे इसमें आना पड़ा, और जब मैं आया तो मुझे बताया कि साहब इसका जो निवारण होगा वो राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत होगा। तो उन्होंने उस निर्देश के तहत इसको निस्तारण किया था, जबकि वो इसमें इनके निर्देश राजस्थान सरकार के लागू नहीं होते हैं। तो सर समस्या ये है कि मैं निर्देश मांग रहा हूं और वो मुझे निर्देश की कॉपी नहीं दे रहे हैं, जिससे कि उस निर्देश के तहत मैं उसको चैलेंज कर सकूं या हाई कोर्ट जा सकूं, या जो भी इसमें आगे का प्रोसीजर करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं। और ये बता रहे कि साहब निर्देश की कॉपी गुम हो गई है, जबकि वो सर 17 तारीख को उन्होंने डिसीजन किया। उस समय मैं मीटिंग में भी था, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे निर्देश नहीं दिखाया और वो मुझे मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया मेरी समस्या सुनने के बाद। ठीक है, ये व्यवहार तो गलत है किसी को ऐसे मीटिंग रूम से बाहर निकालना। लेकिन मैं आपको जयप्रकाश जी इसमें क्या है कि आरटीआई के माध्यम से इनडायरेक्टली ग्रीवियंसेस जो है उसका रिड्रेसल होता है, लेकिन अब जैसा आपने, लेकिन आप जहां तक वो जानकारी चाहते थे वो उसमें बहुत स्पष्टता आ चुकी है कि वो अगर वो गुम चुका है, और एक मतलब इन्हें एट द मोस्ट क्या हो सकता है अगर डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं तो अब उसमें एफआईआर हो जाती है, और उन्होंने एफआईआर कर दी भी है। तो मेरा कहना है कि कानूनी तौर पर, जहां तक मेरी समझ कहती है, कानूनी तौर पर आपका पक्ष तो मजबूत हो गया है, क्योंकि अब आप यू शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर द फॉल्ट ऑफ द ऑफिसर्स। अगर उनकी गलती की वजह से कोई डॉक्यूमेंट्स गुमे हैं तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इसका जो जैसे आप इनका रेवेन्यू कोर्ट होता है उसमें रीजनल लेवल पर इसका जमीन का भी इसका पूरा मामला उसका निराकरण किया जाता है, तो एक उस स्तर पर, नहीं तो फिर आप इसको इस मैटर को कोर्ट में ले आकर के इसको आप अपना सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एफआईआर की उन्होंने कर दी तो इसमें डॉक्यूमेंट्स गुम गए, और डॉक्यूमेंट्स गुम गए तो वो एक बड़ा आधार बन जाता है कि उसका खामियाजा आपको भुगतना है। सर इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स गुम हुए हैं सचिवालय में से गुम हुए हैं, जो कि अभिलेखागार जहाँ जो सचिवालय का है वहां से गुम हुए हैं। देखिए हो वो सकता सबसे है बड़ी दिक्कत वो है। अभी ये जो जमीन है वो जमीन पे किसी और का कब्जा तो नहीं है ना सर? उसी दूसरों का कब्जा है और उन्हीं के नाम से अलॉट भी हो चुकी है। हाँ, तो वो हो सकता है कि उन्होंने घुमा दी हो, कोई उसमें पूरे आप इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। पर सर मुझे उसकी एफआईआर की सर कॉपी मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं कई लेटर लिख चुका हूं, 4 महीने से लेटर रिकॉर्ड है, एफआईआर की कॉपी तो पब्लिक रिकॉर्ड है। हाँ तो सर वो नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं देंगे, पुलिस वाले देंगे आपको। सर मैंने इस संबंध में सचिवालय में लेटर भी लिखा है, मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। जिस थाने में किया गया है उस थाने से ले लीजिए आप। सर वहां पे भी मैंने लेटर डाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं है वहां से। और दूसरा, आप एक लेटर मत डालिए, इसमें आप ये जो एफआईआर की कार्रवाई है उसकी पूरी एक फाइल बनेगी, उसमें नोटशीट को एक्सेस करिए। नोटशीट में लिखा होगा कि इसमें ये मिल नहीं रहा है, इसको यहाँ देखा गया, इसके लिए ये दोषी है, जो भी है, और इसमें चोरी हो गया है। एफआईआर तो देखिए, एफआईआर घूमने की स्थिति में एफआईआर नहीं होती है ना। इस केस के लिए अगर वो तो लगता ही नहीं, जब तक लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी को ये ज्ञात नहीं हो जाए कि वो जो है किसी ने जानबूझ करके कुछ किया है, चोरी कर लिया है,
उस स्थिति में उसको गायब कर लिया है जानबूझ करके, तो उस स्थिति में एफआईआर होती है। आप अगर कोई चीज घर में ही अगर घुमा लेते हैं तो उसकी एफआईआर नहीं होती है, उसका कॉग्निजेंस पुलिस नहीं लेती है। मिसप्लेस की रिपोर्ट रख लेगी, लेकिन वो मिसप्लेस की रिपोर्ट होती है, लेकिन वो इसकी रिपोर्ट नहीं होगी कि ये चोरी हो गए हैं। एफआईआर जो है वो अगर चोरी की है, अगर ये आपको कंफर्म हो गया और जो भी है, अगर आपको कुछ नहीं सर, गुमशुदा की लिखे सर, आप खोज पत्र जारी हुए 2। आप आरटीआई से पूरी नस्ती जो पुलिस कार्रवाई की गई है उसकी पूरी नस्ती आप वो आप प्राप्त कर लीजिए, समस्त दस्तावेज उसमें लिख करके कि ये जो इसमें एफआईआर की गई है उससे संबंधित समस्त दस्तावेज मुझे दिए जाएं। ठीक है सर। कॉपी और ये सब जो भी है उसमें नोटशीट की कॉपी भी दीजिए। उसमें आपको पूरा एक तो पूरा उसमें आपको टाइम फ्रेम मालूम पड़ जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ गया है, ये फाइल किसने किसको लिखा है, उसके बाद कौन सा ऑफिसर था जो जिसको एफआईआर के लिए निर्देशित किया गया था, और फिर वो एफआईआर की कॉपी उसमें आपको मिल जाएगी। आरटीआई की तरफ आपने आरटीआई लगाई है? हाँ सर, 8 आरटीआई लगाई हुई इस संबंध में। इसी आरटीआई ये क्या कहते हैं एफआईआर को एक्सेस करने निर्देश के लिए। हाँ सर, निर्देश में मैंने 8 आरटीआई। देखिए निर्देश किस चीज का, निर्देश की कॉपी तो गुम चुकी है ना। हाँ सर। आप मैं सर मैंने इसमें सर मेरी बात सुनिए, क्या आपने आरटीआई एफआईआर की कॉपी जो दायर हुई है उसको एक्सेस करने के लिए आरटीआई लगाई है? नहीं सर, उसके लिए नहीं लगाई मैंने। अभी आप वो चाहते हैं तो आप उसके लिए लगाइए। हाँ सर, मैं इसमें बता दूं कि मैंने अपने संयुक्त शासन सचिव उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से मैंने कहा कि सर इस निर्देश को जो बैठक कार्रवाई में लेके आए उस अधिकारी का नाम, उसका पद, जिला आदि की मेरे को सूचना दे। लेकिन वो कह रहे कि साहब ये जो सूचना है यह अस्पष्ट, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक, सृजनात्मक है। अरे आप ऐसा उसके बाद आप ऐसा करिए जयप्रकाश भगवानी जी, क्यों इतना आप सीधे पूछिए ना कि जो डिटेल आप पढ़ना तो जानते ही हैं, आपको पेपर मिल जाएगा तो आप मालूम कर ही लोगे ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आप सीधे सीधे पूरी फाइल मांगिए ना, पूरी नोटशीट मांगिए, उसके बाद आप उसमें पढ़ लीजिए कौन सा अधिकारी क्या लिख रहा है, किस अधिकारी को क्या, कौन सी तारीख को किए गए, किस लेवल के अधिकारी को किए गए। क्योंकि क्या हुआ है कि जस्टिस बोबड़े वाला जो ये फैसला आ गया ना, ये इसका इतना मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट वाला कि अब उसका मतलब है ना वो भगवान मालिक है, वो प्रश्नवाचक के नाम पर जो जानकारी मना की जाती है। अब कोई ये पूछे कि मना कर दे इन्फॉर्मेशन कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं मानता हूँ कि भाई ये तो सबको मालूम है, और ये इन्फॉर्मेशन प्रश्नात्मक के नाम पे मना करने का क्या मतलब है? प्रश्नात्मक की कैटेगरी में नहीं आएगा। अरे सुन लिया, भेजे। तो मेरा ये कहना है कि और जो इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैं तो कहता हूँ एक तो अव्वल तो हमें अवॉइड करना चाहिए, और दूसरा ये मिस इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा है पीआईओ के स्तर पर और सूचना आयोगों के स्तर पर भी कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रश्नात्मक के नाम पर नहीं दी जाती है। काल्पनिक जो इंफॉर्मेशन होगी कि बाद में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये काल्पनिक इंफॉर्मेशन ये नहीं दी जाती। लेकिन अक्सर वो तो मैं वही मानता हूँ, वही तो लेकिन लोक सूचना अधिकारी अब क्या करें? वो जस्टिस बोबड़े साहब का जब एक फैसला था वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में गोवा से था, तो उसमें उन्होंने मना कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी प्रश्न से रिलेटेड, तो उसका गलत इंटरप्रिटेशन भी हो गया। उस गलत सर ये 8J में तो सर वैलिड है ना सर, ये 8J में तो वैलिड है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ऐसा करिए कि आप एक और आरटीआई फाइल कर दीजिए, अब आप उसकी फाइल ही मांग लीजिए पूरी, ठीक है। तो लेटर जारी हुआ उस लेटर की कॉपी मांग लीजिए। और सर एक प्रश्न मेरा दूसरा और भी है कि सर मैंने एक अपने जो मुझे अपने संयुक्त शासन सचिव ने जो मेरे को पत्र लिखते थे और उसमें वो अपने क्रमांक लगाते हैं जैसे F223 और ऐसे करके लगाते हैं, तो उसमें सर मैंने पत्रों का छंटन किया था और मैंने कहा था कि साहब इन पत्रों की मुझे कॉपी चाहिए। तब उन्होंने सर मुझे बताया कि 2714 यानी 2514 प्रश्न हैं इसमें टोटल। तो मैंने उसमें से छटनी करके 77 पेजेस की कॉपी मांगी
और उसके लिए मैंने 2 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से 155 रुपए का PIO भेज दिया। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि सर एक उसमें से सिर्फ 27 पेज की कॉपियां भेजी और 100 रुपए का PIO रिफंड कर दिया। और उसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि साहब ये जो आपने पैसे भेजे हम आपको रिफंड कर रहे हैं और ये 2514 पेज जो है उसमें से 27 दे दिए हैं, बाकी हमारे पास संधारित नहीं है। जबकि पहले उसके वो पैसे मांग रहे थे जो कि मैंने उसमें से छटनी कर दिए। अब सर उसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, आपने ये दस्तावेज आपने बोला कि आपने खुद ही उसको देख करके मांगे थे? हाँ सर, उनके पास जो मेरे पास जो सर लेटर्स आते थे ना तो उसमें मैंने क्रम लगा दिया, एक से लगा के अपने ये 35 पेज इसके। ठीक है, अब ठीक है ना सर, तो मैंने उसमें सब में उनका क्रमांक देख के और मैंने प्रश्न मांगे थे, तो उन्होंने बताया कि 2514 प्रश्न है टोटल। आप रिपीट कर रहे हैं जयप्रकाश हरवानी जी अपनी बात को। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे, जो उन्होंने देने के लिए बोला था और जो आपने मांगे थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे? हाँ। नहीं सर, नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर रियलिटी में नहीं कर रहे हैं। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? सर मैं उसमें बता वो अभी सही बोल रहे हैं ना? मतलब वो अभी सही बोल रहे हैं ना? हाँ, मतलब वो अभी सही बोल रहे हैं। देखिए एक चीज, आप पीछे कितना पढ़ोगे आप, एक मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है, 10 पन्नों का रिकॉर्ड है, गलती हो गई अथॉरिटी से, उसने बोल दिया कि 20 पन्नों का रिकॉर्ड है, असलियत में 10 पन्नों का था, उसने 10 पन्नों का दे दिया। ठीक है, एट द मोस्ट आप सीआईओ को पनिश करने की मांग कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञात हो जाता है कि नहीं वो 20 पन्नों का ही रिकॉर्ड है, तो फिर उसमें कमीशन जो है, सुन लीजिए मेरी बात को, उसके बाद फिर कमीशन उसमें इंक्वायरी कर सकता है, वो सारे रिकॉर्ड्स निकाल करके आपको दिलवा सकते हैं। सर ये सही है, बिल्कुल सही है। तो बस 2 ही चीजें हो सकती है, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, और नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपसे ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप दोषी जो लोक सूचना अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम में जब शुल्क मांगा जाता है तो पृष्ठों को गिन करके सारे पृष्ठ गिने जाएंगे और गिनने के बाद ही आपको कोई लेटर इशू होगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने गलत तरीके से निराकरण किया है। May I come in, Dr. जौहर? ठीक है सर, मैं डॉक्टर जौहर बोल रहा हूँ। एक मेरा प्रश्न था, कैन आई कम इन? यस डॉक्टर जौहर, टेल मी। सर ऐसा होता है जो लैंड रिकॉर्ड होता है खसरा नंबर के हिसाब से, तो जो एक खसरा नंबर 690 है उसका अप्रोक्सीमेट एरिया 1200 स्क्वायर मीटर है। तो हमने ये पूछा है प्रश्न तहसील से कि ये 690 के अंदर जो इसके मालिक हैं आज की डेट में लैंड के, और उनके पास कितना एरिया है, लेकिन उन्होंने आरटीआई के जवाब में ये कहते हैं कि आप खतौनी ले लीजिए। अब ये जो खतौनी होती है वो तो पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड है, उसमें तो एक तो ये डिजिटाइज भी अभी नहीं हो पाया इस एरिया का, कांवली का। तो क्या हम अगर अपील में जाएं, वो हमें बार बार मना कर रहे हैं कि आप जो है खतौनी ले लीजिए, हम तो ये मांग रहे हैं कि लेटेस्ट इसके ऑनर्स कौन है और उनके पास कितना एरिया है। तो आरटीआई के अंदर ये चीज तो उनको बतानी चाहिए, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हेल्ड करता है। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए एक और चीज है, इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अपने जो रेवेन्यू कोर्ट होता है और उसमें अलग फीस के प्रावधान होते हैं। तो इसमें एक तमिलनाडु हाई कोर्ट का इसमें एक फैसला भी आया था कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए आप अपने पहले उस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करेंगे और उसमें जो भी जानकारी आप मांगते हैं तो वो पहले उनकी, क्योंकि उनकी फीस होती है, जैसे यहाँ पर आपको 2 रुपए फीस लगती है, वहां पे 100 रुपए की फीस लगती है एक पन्ने की। हाँ जी, तो ठीक है, हमने उसको ले लिया, वो रीडेबल नहीं है, क्योंकि ये जो लोग पटवारी लिखते हैं, क्योंकि जो तहसील है आज की डेट में, तहसील को गवर्नमेंट को मालूम है कि इसके मालिक कौन है। तो हम ये जानना चाहते हैं 690 जो जिसका अराउंड 1200 to 1800 स्क्वायर मीटर जिसका एरिया है, उसके 4-5 ही उसके मालिक हैं। तो वो लिखित रूप में हम चाहते हैं कि वो दें कि इसके मालिक ये हैं, लेकिन वो कहते हैं खतौनी ले लीजिए। अब खतौनी तो वो 50 पेज की खतौनी है, उसके अंदर कौन सी फसल हुई, ये सब हुआ, सब पूरा रिकॉर्ड है, किसने किसको बेचा, पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम इंटरेस्टेड आज की डेट में उसके मालिक कौन है जमीन के। तो जो भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो आप, मैंने बताया जैसे कि कई राज्यों में ये प्रचलित वो तरीका है कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहत ही वो रिकॉर्ड दिया जाता है। अगर मान लीजिए हमने वो ले लिया और उसमें वो रीडेबल नहीं है, क्योंकि आरटीआई में
रीडेबल नहीं है तो फिर आप दोबारा आप उनको बोलेंगे रीडेबल डेटा देने के लिए, या हम कह सकते हैं उस पर आप मार्क करके दीजिए हमें, ठीक है आप हमें खतौनी दे दीजिए, हम आपको फीस दे देते हैं, लेकिन हमें लेटेस्ट देखिए उन लोगों के नाम बताइए। देखिए आपको एक चीज बता देते हैं डॉक्टर TN जौहर, हाँ जी सर। RTI नियम बहुत स्पष्ट है। हाँ जी। आप कोई डॉक्यूमेंट्स उनको क्रिएट करके नहीं देना है, कायदे हाँ से तो जी। उनको एक पेन चला के नहीं देना है। हाँ जी। उनको जो जैसा रिकॉर्ड है वो वैसे की वैसे ही आपको कॉपी निकाल के दे देंगे। बाकी आपको अपना समझना है, उसमें दिमाग आपको लगाना है कि भाई इसका ये हुआ, इसके पहले ये लेटर था, इसके पहले ये आया, ये सब चीजें आपको अपना उसमें, ये बड़ा रकम है, ये छोटा रकम है, ये इसकी हिस्ट्री है। लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है, मान लीजिए एक कोई इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर 50 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और अगर मैं पर्टिकुलरली पूछूं कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं,